The Chronicles of the Narnia, Book 5, The Voyage of the Dawn Treader, Chapter 8, Two Narrow Escapes। डॉन ट्रेडर के ड्रैगन आइलैंड से निकलने के बाद हर किसी के मन में एक उल्लास की भावना थी। एक तो उस खाड़ी से निकलते ही उन्हें अच्छी हवा मिल गई थी और दूसरा वो लोग उस जमीन की तरफ निकल पड़े थे जो यूस्टस ड्रैगन की हवाई सवारी के दौरान उन सबको दिखी थी। वो जमीन हरी भरी थी और खरगोश और बकरियों से भरी हुई थी। उस जगह के पत्थरों से बनी झोपड़ियों के खंडर और ऐसी जगहें जहां आग रही होगी, उसे देख के ये साफ था कि इस जगह पर इंसानी बसावट कुछ समय पहले तक रही होगी। और उस जगह पर पड़ी कुछ हड्डियों और टूटे हथियारों को देखकर कैस्पियन ने कहा पायरेट्स और एडमंड ने कहा ड्रैगन्स। इन चीजों के अलावा उन्हें एक और चीज मिली वहां पर, और वो थी एक कॉरेकल, जो कि खाल और बांस के फ्रेम से बनी छोटी गोल नाव होती है, जो कि वहां के तट पर रेत पर पड़ी थी। और वो नाव इतनी छोटी थी कि उसे देख के कैस्पियन ने कहा कि या तो ये नाव एक बच्चे के लिए बनाई गई थी या फिर हो सकता है कि इस टापू में रहने वाले लोग बौने हों। अब उस कॉरेकल को तो रिपिचिप ने रख लिया क्योंकि वो बिल्कुल उसी के नाप की थी। उस टापू को उन्होंने बर्न्ट आइलैंड नाम दिया और दोपहर होने से पहले वहां से निकल गए। अगले 5 दिन तक वो लोग एक साउथ साउथ ईस्ट की तरफ बह रही हवा के सहारे जा रहे थे, जिसके दौरान उन्हें ना कोई जमीन दिखी, ना ही कोई मछली और ना ही कोई सीगल पक्षी। और छठे दिन दबा के बारिश होने लगी। रिपिचिप से शतरंज की 2 पारी हार जाने की वजह से यूस्टस अपनी पुरानी हरकतों पे उतरने लग रहा था। एडमंड और लूसी ये सोच रहे थे कि काश वो लोग सूजन के साथ अमेरिका चले गए होते। और तभी लूसी ने खिड़की से बाहर की ओर देखा और वो बोली कि देखो, बारिश कम हो रही है और कुछ दिख भी रहा है। वो लोग ऊपर डेक पर गए जहां निगरानी रख रहा ड्रेनियन भी बड़े ध्यान से किसी चीज की ओर देख रहा था। बारिश बंद हो गई थी और उन सबको समुद्री चट्टानें दिखने लग रही थी, कई सारी चट्टानें जो कि एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूर थी। ड्रेनियन उन चट्टानों को देख के हैरान था क्योंकि अभी तो वो यहाँ नहीं थी और एकदम से दिखने लग गई। और तभी एक चट्टान गायब हो गई और एक दूसरी चट्टान उनकी ओर बढ़ने लगी। ये देख के हर कोई डर गया और रिंस ने कैस्पियन से कहा कि जितनी तेजी से ये चीज हमारी तरफ आ रही है, उस हिसाब से समय रहते ना तो हम रुक सकते हैं और ना ही हम दिशा बदल सकते हैं। और तभी जहाज के बगल में समुद्र से एक सर बाहर आया, एक बड़ा सा सर। वो सर जिस चीज का था उसका रंग हरा और लाल था और उस पर जामुनी धब्बे थे। उस चीज का वो सर एक घोड़े जैसा था और उसकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी। वो जब ऊपर आया तो उसके सर के नीचे एक लंबी सी गर्दन थी, पर कुछ ही देर में सबको समझ आ गया कि वो लंबी सी उसकी गर्दन नहीं बल्कि उसका शरीर था। वो प्राणी द ग्रेट सी सरपेंट था। उसे देख के हर कोई डर गया था क्योंकि वो था ही इतना बड़ा। और उसे देखते ही हर किसी ने अपने हथियार की ओर हाथ बढ़ाया और मास्टर धनुर्धार ने सबको उस सरपेंट पे निशाना लगाने को कहा, पर उस सरपेंट पर उनके तीरों का कोई असर नहीं हुआ। अब 1 मिनट के लिए हर कोई बस एकदम स्थिरता से खड़ा था और देख रहा था कि ये सरपेंट जाता किस ओर है। पर वो सरपेंट जहाज की ओर बढ़ा और उसी के ऊपर से निकला और अब सरपेंट का शरीर जहाज के ऊपर से पार कर रहा था। और जैसे जैसे उसके और जहाज के बीच का फासला घटता गया, वैसे वैसे हर किसी के दिल की धड़कन भी बढ़ती गई। अब यहाँ पर यूस्टस ने एक बहुत ही बहादुरी की चीज करी। उस सरपेंट को देखकर यूस्टस अपनी तलवार लेके, जो कि कैस्पियन ने उसे दी थी, उसे लेके अपने पूरे भुज और मनोबल से उस सरपेंट पे टूट पड़ा। अब यूस्टस तो अपनी पूरी हिम्मत के साथ उस सरपेंट का सामना करने गया था, पर उससे हुआ सिर्फ ये कि कैस्पियन की दूसरी सबसे अच्छी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब हर कोई यूस्टस की तरह उस सरपेंट पर धावा बोल सकता था, पर रिपिचिप ने सबको उस पर हमला करने से रोका। और जब रिपिचिप ने सबको रोका तो हर किसी की नजर बस उसी पर थी। रिपिचिप ने कहा कि हमें अपना पूरा दम लगा के जहाज को चप्पू से आगे बढ़ाना होगा। ये सरपेंट इस जहाज को अपनी चपेट में जकड़ना चाहता है और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो जहाँ अभी ये जहाज है वहाँ कुछ ही देर में बस कुछ लकड़ियों के चीथड़े बचेंगे, जिसके आसपास अपनी जान बचा रहे हम लोगों को वो सरपेंट एक एक करके अपना स्नैक बना लेगा। रिपिचिप के कहने पे जहाज का हर आदमी लूसी और रिपिचिप को छोड़ के अपना पूरा दम लगा के जहाज को आगे बढ़ाने में लग जाता है। सांसों के साथ चीखें निकलने लगती है और हर किसी के जोड़े चटकने लगते हैं। और कुछ पलों में, जो कि घंटों जैसे लग रहे थे, उनमें से हर किसी ने अपने शरीर की पूरी जान लगा दी। और इस मेहनत की वजह से उस सरपेंट की जकड़ पीछे छूट रही थी। और रिपिचिप ने बोला कि बस एक बार और हमें तेजी से जहाज को आगे बढ़ाना है, जिससे हम उस सरपेंट की जकड़ को पीछे छोड़ देंगे। हर किसी ने फिर से अपना दम लगाया और उस सरपेंट की पकड़ जहाज पर बनने ही वाली थी, जिसे देख के कैस्पियन चिल्लाया,
कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी लाओ। और लूसी, जिसे पता था कि सारी चीजें कहाँ रखी है, वो नीचे से कुल्हाड़ी लाती है और जैसे ही उस कुल्हाड़ी को लेके डेक पर पहुंचती है तो उसे एक जोर की आवाज आती है, जैसे कि कोई पेड़ गिर गया हो। उस जहाज पे अपनी पकड़ छूटती देख उस सरपेंट ने अपनी जकड़न को और मजबूत की, जिसकी वजह से जहाज का पिछवाड़ा टूट गया और सरपेंट की पकड़ छूट गई। डॉन ट्रेडर के आगे निकल जाने पर वो बेवकूफ सरपेंट उस थोड़े से टूटे जहाज के टुकड़े को ऐसे टटोलने लगा जैसे पूरा जहाज टूट गया हो, और उसने डॉन ट्रेडर का पीछा भी नहीं किया। हर कोई बहुत ज्यादा थका हुआ था और अभी हुए इस किस्से की वजह से हिला हुआ था, पर रम का पीपा खुलने के बाद हर कोई उस बारे में हंसने लगा और हर किसी ने यूस्टस की बहादुरी की तारीफ भी की। आगे आने वाले 3 दिन तक समुद्र और आसमान के अलावा उन लोगों को कुछ नहीं दिखा और चौथे दिन पर एक जमीन दिखी। उस जमीन के दिखने तक समुद्र की हवाएं बिल्कुल शांत हो चुकी थी और ड्रेनियन ने कैस्पियन से कहा कि हमें उस जमीन तक चप्पू चला के जाना चाहिए, और ऐसा ही हुआ। पर उस खाड़ी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया और अगली सुबह जब वो लोग उस जमीन पर गए तो वो एक कठोर पथरीली पहाड़ी थी। वहां पहुंच के जब बात पानी के पीपे भरने की आई तो ड्रेनियन ने कैस्पियन से कहा कि यहाँ 2 पानी की स्ट्रीम्स दिख रही हैं, और उसने बोला कि हमें ईस्टर्न स्ट्रीम ज्यादा पास पड़ेगी। पर तभी बारिश शुरू हो जाती है और ड्रेनियन कहता है कि हमें दूसरी स्ट्रीम की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उस तरफ पेड़ हैं जिनके नीचे हम बारिश से बच सकते हैं। उस दूसरी स्ट्रीम से पानी भर के वो लोग खड़े ही हुए थे कि बारिश रुक गई और कैस्पियन, लूसी, एडमंड, रेपिचेप और यूस्टस उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने चले गए। उस पहाड़ के ऊपर पहुंच के उन्हें पता चला कि वो टापू सिर्फ 20 एकड़ ही बड़ा है और उस ऊंचाई से वो समुद्र मानो अनंत दिखाई दे रहा था। अब वहां से जब वो लोग वापस नीचे जाने लगे तो लूसी बोली कि जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से वापस जाने की जगह थोड़े आगे चलते हैं। 15 मिनट आगे चलने के बाद नीचे उतरते हुए वो लोग उस दूसरी स्ट्रीम की शुरुआत पर पहुंच गए, जहां वो सब थोड़ी देर बैठ गए सिवाय यूस्टस के। और जैसे ही वो बैठने लगा तो चिल्ला पड़ा और कहता कि ये जगह बहुत पथरीली है। उसके पैर में कुछ चुभ गया था। उसने नीचे देखा और कहा कि ये तो एक तलवार का हत्था है। नहीं, ये तो पूरी तलवार है। जिसे देख के कैस्पियन ने कहा कि ये तो नार्नियन लग रही है। तभी लूसी ने कहा कि वो किसी ठोस चीज पर बैठी है। वो एक चेन की कमीज थी। ये दोनों चीजें देखते ही बाकी सब अपने घुटनों और हाथों पर आ गए और उस तलवार और चेन मेल की जैसी चीजें और ढूंढने लग गए। और कुछ ही देर में उन लोगों को एक हेलमेट, एक खंजर और कुछ मुद्राएं मिल गई थी। वो मुद्राएं कैलरमैनी क्रेसेंट्स नहीं बल्कि नार्निया के लायंस और ट्रीज थे। अब ये सब देख के एडमंड बोला कि ये पक्का हमारे 7 में से एक लॉर्ड का सामान है। कैस्पियन कहता है कि इस सब को देखने से तो ये लग रहा है कि उन्हें किसी ने मार दिया है, पर किसने? इसके बाद हर किसी ने अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाए। किसी ने कहा कि उनकी हड्डियां कहाँ हैं, किसी ने कहा कि उन्हें किसी इंसान ने मारा है, किसी ने कहा कि जानवर ने मारा है, किसी ने कहा ड्रैगन ने मारा है। पर अंत में वो लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे और वहां से चलने से पहले सब उस स्ट्रीम से पानी पीने लगे। पर जैसे ही यूस्टस ने अपने पानी हाथों में भरा तो लूसी ने हर किसी का ध्यान पानी की तरफ खींच लिया, या कह सकते हैं पानी के तल की तरफ खींच लिया। लूसी बोली, देखो इस स्ट्रीम के तल पर। उस एकदम साफ और चमकीले पानी से भरी स्ट्रीम के तल पर एक सोने से बना हुआ एक पुतला था जो कि धूप में जोर से चमक रहा था। कैस्पियन ने कहा कि चलो यहाँ तक आने का कुछ तो फायदा हुआ, ये अजूबा देखने को मिल गया। रेपिचेप ने कहा कि हमें इस पुतले को बाहर निकालना चाहिए और कैस्पियन ने कहा कि इस स्ट्रीम के अंदर जाके इस पुतले को बाहर निकालना असंभव है, और अगर ये सच में सोने का ही है, क्योंकि अगर ये खरे सोने का है जैसा दिख रहा है तो ये बहुत ही ज्यादा भारी होगा और इतना ऊपर इसे लेके आना नहीं हो सकता। इसके बाद कैस्पियन अपना शिकारी भाला निकालता है और कहता है कि देखते हैं कि ये पानी कितना गहरा है। कैस्पियन जैसे ही अपना भाला पानी में डालता है तो उसके हाथ से वो भाला छूट जाता है। वो कहता है कि ये भाला पकड़ा ही नहीं गया मुझसे। इस दौरान एडमंड अपने जूतों की तरफ देख रहा होता है और एकदम से चिल्लाता है कि पीछे हट जाओ, और सब पीछे हो जाते हैं। एडमंड कहता है कि मेरे जूतों को देखो, उन पर कुछ पीला पीला है। वो उस भाले को भी देखते हैं और वो भी उस पुतले के रंग का हो चुका था और सब ये समझ जाते हैं कि उस पानी में जाने से चीजें सोने की बन रही थी। एडमंड कहता है कि हम लोग बाल बाल बच गए। वो पुतला कोई पतला नहीं बल्कि किसी लॉर्ड की गर्मी में इस पानी में लगाई डुबकी का नतीजा है। कैस्पियन एक और बार उस पानी को टेस्ट करने के लिए उसमें एक झाड़ का टुकड़ा डुबाता है और जैसे ही बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो झाड़ खरे सोने की बन चुकी थी। ये देख के कैस्पियन हैरान हो जाता है और कहता है कि जो भी इस टापू का राजा होगा वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन सकता है, और कहता है कि मैं इस टापू को नार्निया की जागीर घोषित करता हूँ और इस आइलैंड का नाम होगा गोल्ड वाटर आइलैंड।
और मैं तुम सबको आदेश देता हूँ कि इस पानी की ताकतों को तुम सबको राज रखना है, इस बारे में किसी को पता नहीं चलने पाए, ड्रेनियन को भी नहीं। ये सुन के एडमंड कहता है कि मुझे हुक्म देना बंद करो, मैं कोई तुम्हारी जनता का हिस्सा नहीं हूँ और कोई किसी के नीचे है तो वो तुम मेरे हो। मेरी वफादारी सिर्फ उच्च राजा पीटर से है, जो और मैं नार्निया के असली 4 राजा रानियों में से एक हैं। ये सुन के कैस्पियन अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। और उन दोनों को लड़ता देख लूसी चिल्लाती है कि ये सब बंद करो, तुम लड़कों को तो जब देखो बस लड़वा लो। और तभी लूसी की नजर दूर किसी चीज पर जाती है और हर कोई उस चीज की तरफ देखने लग जाता है। वो एक शेर था, वो भी एक हाथी जितना बड़ा शेर, जो कि उन सबके देखते ही गायब हो गया। उन सबको पता था कि वो असलन था और उसके गायब होने के बाद वो सब एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे कि किसी नींद से जागे हों। और कैस्पियन ने एडमंड की तरफ देखते हुए बोला कि हाँ तो हम लोग क्या बात कर रहे थे। रेपिचिप कहता है कि ये जगह शापित लग रही है, इसने हमारे दिमागों पर असर डाला है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। और अगर मेरी मानो तो इस जगह का नाम डेथ वाटर आइलैंड होना चाहिए। जहाज पर पहुंच के वो ड्रेनियन को सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। हालांकि उन सबको पिछले घंटे का कुछ भी ढंग से याद नहीं था। और वो ड्रेनियन को ये भी बताते हैं कि उन्हें एक लॉर्ड की लाश भी मिल गई है, जिसके बारे में सुन के रेंस कहते हैं कि इस गति से तो हम लोग न्यू ईयर तक घर पहुंच जाएंगे। और अच्छी बात है, वैसे भी मेरा तंबाकू खत्म होता जा रहा है। चैप्टर 9 द आइलैंड ऑफ द वॉइसेस। तो ये था चैप्टर 8 ऑफ द वॉयेज ऑफ द डॉन ट्रेडर। अगर ये बुक अभी तक आपको पसंद आ रही है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरी की पूरी नार्निया सीरीज खुद पढ़ें, आपकी रीडिंग की हैबिट भी बिल्ड होगी, ये खूबसूरत कहानी आपको पढ़ने को भी मिलेगी। और अगर आप इस बुक सीरीज को नीचे दिए गए मेरे लिंक से खरीदेंगे तो मुझे बहुत फायदा होगा। और उस बुक सीरीज का अपने घर तक आने का इंतजार करते करते तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं इस खूबसूरत कहानी के बारे में, और नीचे कॉमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको इस कहानी में अभी तक क्या क्या अच्छा लगा। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।